आज के इस वीडियो में हम लोग संविधान की अनुसूचियों के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। अनुसूचियां, जिसे अंग्रेजी में शेड्यूल कहा जाता है। जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय अनुसूचियों की कुल संख्या जो थी वो 8 थी। तो याद रखना, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कुल कितनी थी? 8 थी। परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, यानी कुल कितने शेड्यूल थे। तो याद रखना, मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियां थी, लेकिन समय के साथ संविधान का संशोधन होता रहता है, इसलिए वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या जो है वो है 12। समझ में आ गया? तो जब संविधान बना था उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। और वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं एक एक अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले हम पहली अनुसूची के बारे में समझेंगे। तो पहली अनुसूची में यानी पहले शेड्यूल में जो है भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। तो पहली अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। यानी कि पहली अनुसूची में बताया गया है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, यानी कुल कितने स्टेट हैं, और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी जो संख्या है उन संख्याओं का वर्णन जो है वो पहली अनुसूची में किया गया है। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो इस समय भारत में कुल जो है 28 राज्य हैं। तो कौन कौन से वो 28 राज्य हैं, उनकी जो संख्या है और उनके जो नाम है वो कहाँ पे वर्णन किया गया है? तो याद रखना, पहली अनुसूची में किया गया। संविधान के पहली अनुसूची में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया, उनके संख्याओं के बारे में वर्णन किया गया है। अब हम दूसरी अनुसूची को समझते हैं। दूसरी अनुसूची में जो है वेतन, भत्ते तथा पेंशन का उल्लेख किया गया है। तो वेतन यानी सैलरी, भत्ते यानी अलाउंसेस यानी जो खर्चे दिए जाते हैं, पेंशन तो आपको मालूम ही है। तो किसके वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है? तो राज्य व्यवस्था के जो विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, तो ये जो सदस्य होते हैं यानी जो पदाधिकारी होते हैं, उनके सैलरी का उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में। उनके सैलरी के बारे में, भत्ते के बारे में, पेंशन के बारे में, यानी जो पदाधिकारी हैं उनको कितना वेतन दिया जाएगा, कितने अलाउंसेस यानी भत्ते दिए जाएंगे, उनको कितना पेंशन मिलेगा, इस सब का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची यानी दूसरे शेड्यूल में किया गया है। क्लियर हुआ? अब हम समझेंगे तीसरी अनुसूची को। तो तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। तो देखो, भारतीय राज्य व्यवस्था में जो पदाधिकारी होते हैं, जैसे कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं यानी जिसे हम लोग सांसद कहते हैं, सांसद लोग जो हैं, विधायक लोग हैं, जब वो लोग मंत्री बनते हैं तो मंत्री बनने के बाद उन्हें शपथ लेना पड़ता है, यानी कसम खाना पड़ता है, ओथ लेना पड़ता है। तो उसका उल्लेख जो है कहाँ पे किया गया है? भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है। यानी कि पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ यानी कसम होता है, जिसे अंग्रेजी में ओथ कहते हैं। तो कैसे कसम खाना है, उसका जो प्रतिरूप है, जो फॉर्मेट है, वो कहाँ पे बताया गया है? भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में बताया गया है। जब आप मान लेते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो जब आप देश के प्रधानमंत्री बन जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? कसम खाना पड़ेगा कि मैं भारतीय राज्य व्यवस्था को संविधान के अनुसार चलाऊंगा, यानी अपने निष्ठा का कसम खाओगे कि मैं जो भी काम करूंगा ईमानदारी से करूंगा। तो उसका जो फॉर्मेट है, कैसे कसम खाना है, उसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुसूची जो है तीसरी अनुसूची में किया गया है। समझा? अब हम चौथी अनुसूची को समझते हैं। तो भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। आपको मालूम है कि राज्यसभा जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि हर राज्य से कुछ सदस्य जाके कहाँ पे बैठते हैं? राज्यसभा में जाके बैठते हैं।
तो संविधान के चौथी अनुसूची में बताया गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में कुल कितने सीटें हैं, यानी कि कौन से राज्य में कितनी सीटें राज्यसभा का रहेगा, यानी हर एक राज्य में कितने सदस्य रहेंगे, उसका वर्णन जो है कहां पे किया गया है, भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची में किया गया है। इसमें बताया गया है कि किस राज्य से कितने सदस्य जाके राज्यसभा में बैठेंगे, क्योंकि हर राज्य जो है बड़ा होता है या छोटा होता है, इसलिए हर राज्यों की जो राज्यसभा की सदस्य की संख्या है वो अलग अलग होती है। समझ में आ गया? तो चौथी अनुसूची में क्या बताया गया है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में कुल कितनी सीटें होंगी, उसका वर्णन जो है भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची में किया गया है। अब हम पांचवी अनुसूची को समझते हैं। पांचवी और छठवीं अनुसूची जो है परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको अच्छे से समझना, क्योंकि परीक्षा में कई बार इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो भारतीय संविधान के पांचवी अनुसूची में क्या उल्लेख किया गया है, ध्यान दो। इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। अब आप पूछोगे सर अनुसूचित जनजाति किसे कहते हैं? जो आदिवासी समाज होते हैं, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स जिसे कहा जाता है, जो आदिवासी समाज होते हैं उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुसूचित जनजाति। तो भारत में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जिसे हम लोग क्षेत्र कहते हैं, वहां पे आदिवासी पाए जाते हैं, तो उनके बारे में उल्लेख जो है पांचवी अनुसूची में किया। पांचवी अनुसूची में क्या बताया गया है, इसमें विभिन्न यानी अलग अलग अनुसूचित क्षेत्र, भारत में अलग अलग जगहों पर आदिवासी समाज पाए जाते हैं, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स पाए जाते हैं, और उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अनुसूचित जनजाति कहते हैं। यानी ट्राइब्स जो होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, उनके ऊपर किस प्रकार प्रशासन किया जाएगा और किस प्रकार उनका नियंत्रण किया जाएगा, उसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के पांचवी अनुसूची यानी पांचवें शेड्यूल में किया गया है। क्लियर हुआ? अब जो छठवीं अनुसूची है इसी से संबंधित है, तो थोड़ा ध्यान देना। छठवीं अनुसूची में इसमें असम, ये नाम याद रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति, जनजाति का मतलब मालूम है ट्राइब्स यानी आदिवासी जो होते हैं, जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन का उल्लेख किया गया है। इसमें जो है छठवीं अनुसूची में 4 राज्य, वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्यों में जो आदिवासी समाज रहते हैं उनके ऊपर किस प्रकार प्रशासन करना है, किस प्रकार नियंत्रण करना है, उसके बारे में उल्लेख जो है संविधान के छठवीं अनुसूची में किया गया है। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा, आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले टॉपिक को अच्छे से समझने का प्रयास करो। अब हम देखेंगे 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में जो है इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है। तो भारत में 2 प्रकार के सरकार होती है, एक होती है केंद्र सरकार और एक होती है राज्य सरकार। समझ में आ गया? तो यहाँ पे 2 प्रकार की सरकार चलती है, एक होता है केंद्र सरकार और एक होता है राज्य सरकार। जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रधानमंत्री जो होते हैं वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कुछ ना कुछ हमें शक्ति देना पड़ेगा, उस शक्ति के हिसाब से वो लोग काम करेंगे। तो किसको कितना शक्ति कहां पे दिया गया है उसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्ति का विभाजन या वर्णन किया गया, उसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार किन विषयों पर कानून बना सकती है और राज्य सरकार किन विषयों पर कानून बना सकती है। तो इसमें कुल 3 सूची दिया गया है। पहली सूची है जिसे हम लोग संघ सूची कहते हैं, दूसरे को राज्य सूची कहते हैं और तीसरे को समवर्ती सूची कहते हैं। संघ सूची में बताया गया है कि केंद्र सरकार कौन कौन से विषय यानी सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है, उसमें बहुत सारे अलग अलग विषय दिए गए हैं। उसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार इन विषयों पर कानून बना सकती है। और राज्य सूची में बताया गया है कि जो राज्य सरकार है वो इन विषयों पर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची में बताया गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर किन किन विषयों पर कानून बना सकती हैं। ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे का जो अनुसूची है मैं आपको समझाता हूं।
संविधान के 8वीं अनुसूची में भारत के जो आधिकारिक भाषाएं हैं उसका उल्लेख मिलता है। तो याद रखना 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, तो इसमें जो है भारत के जो आधिकारिक भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है। वैसे भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन भारतीय संविधान में कुछ ही भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो भारतीय मूल संविधान में जो है 14 आधिकारिक भाषाएं थीं। जब भारतीय संविधान बनाया गया था तो उस समय जो है 14 भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में स्वीकार किया गया था, लेकिन समय के साथ संशोधन होता रहता है, इसलिए वर्तमान समय में जो है 22 जो हैं आधिकारिक भाषाएं हैं भारतीय संविधान में। तो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, याद रखना। मूल संविधान में आधिकारिक भाषाएं कितनी थी? 14 थी, और इस समय वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, आइए अब हम भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची के बारे में समझते हैं। इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। जब भारतीय संविधान बना तो जब इसका पहला संशोधन हुआ, तो पहला जब संशोधन हुआ तो उसमें जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो याद रखना, इसे जो है प्रथम यानी पहली बार संविधान संशोधन हुआ यानी अमेंडमेंट हुआ। किस अधिनियम के तहत जोड़ा गया था? 1951 के तहत यह द्वारा जोड़ा गया था। इसमें जो है भूमि सुधार से संबंधित कानून की रक्षा करने और जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए लाया गया था। तो 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में क्यों लाया गया था? तो याद रखना, इसे जो है भूमि सुधार यानी कृषि संबंधित सुधार के लिए लाया गया था और जमींदारी जो प्रथा है उसे समाप्त करने के लिए लाया गया है। तो 9वीं अनुसूची में कुछ शक्तियां जो है केंद्र सरकार को दी जाती है, कुछ शक्तियां जो है राज्य सरकार को दी जाती है, यानी उन्हें विषय दिया जाता है। उन विषय के अनुसार वो लोग कानून बनाएंगे जिससे जो है न्यायालय उसे चुनौती नहीं दे सकती। जो भारतीय न्यायालय है उन जो भी कानून बनाएंगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार, उसे वो लोग चुनौती नहीं देंगे। तो इसे लाया क्यों गया था? इसे भूमि सुधार के लिए लाया गया था और जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए लाया गया था, याद रखना। ठीक है, आगे हम समझते हैं 10वीं अनुसूची को। इसे संविधान में 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसे कब जोड़ा गया था? क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है किस अधिनियम संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो महत्वपूर्ण है, याद रखना है। इसे संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। तो याद रखना, ये दल बदल याद रखना। इसका मतलब क्या होता है? दल बदल, देखो भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, कुछ पार्टियां छोटी हैं, कुछ पार्टियां बड़ी हैं। तो जो पार्टियों के संसद होते हैं, या संसद नहीं सांसद, और जो विधायक होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। तो बड़ी समस्या हो रही थी, इसलिए जो है भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में उसका प्रावधान किया गया कि यदि कोई व्यक्ति या कोई सांसद है या कोई विधायक है एक पार्टी से छोड़ के दूसरे पार्टी में, यानी एक दल को छोड़ के दूसरे दल में जाता है, तो किस प्रकार जा सकता है, उसका उल्लेख जो है 10वीं अनुसूची में किया गया है। तो याद रखना, इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची में बात करते हैं, इसे कब जोड़ा गया था? पहले देख लो। इसे जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें जो है पंचायतों, याद रखना, इसमें पंचायत यानी जो गांव के प्रशासन होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत। तो पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार, प्राधिकार का मतलब होता है अधिकार, अधिकार यानी जो पंचायत की शक्तियां होती हैं उनको कौन कौन से अधिकार दिए जाएंगे जो कि वो लोग आदेश दे सके, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राधिकार एवं जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है। तो 11वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? पंचायत की क्या शक्तियां रहेंगी, क्या प्राधिकार रहेंगे और क्या जिम्मेदारियां रहेंगी, उसका उल्लेख जो है
संविधान के 11वीं अनुसूची में किया गया है। पंचायत इसलिए बनाया गया है ताकि ग्रामीणों का विकास किया जा सके, गांव का विकास किया जा सके, गांव का डेवलपमेंट किया जा सके। ठीक है, 12वीं अनुसूची को हम देखते हैं। इससे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें जो है नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है। तो नगरों को कौन संभालती है? नगरों को यानी शहरों को संभालने का काम जो होता है नगर पालिकाओं का होता है। तो क्या नगर पालिकाओं की शक्तियां रहेगी, क्या प्राधिकार रहेगी, क्या जिम्मेदारियां रहेगी, इसका उल्लेख जो है संविधान के 12वीं अनुसूची में किया गया है। मुझे यकीन है कि आप सभी अनुसूचियों को अच्छे से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। आप वहां पे जाके भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।